हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख ही पा रहे होंगे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा नवंबर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों, फेज़ वन में आप जानते ही हैं, फेज़ वन में 80 मार्क्स का आता है आपका जीए आउट ऑफ 200, 40% वेटेज। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, इसकी अपनी सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, तो समझ लीजिए आप आउट हो गए, आप पहले ही आउट हो जाएंगे। और फेज़ टू में आप जानते ही हैं, फेज़ टू में 50% पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। ईएसआई में और फिनेंस एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, और साथ में इंग्लिश का जो पेपर है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 300 मार्क्स में आप 200 मार्क्स को आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। 300 में आप 200 मार्क्स से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि आप के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसा कि हमारे चैनल ने आपसे वादा किया है दोस्तों, कि आपको, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से रिज़ल्ट मिले, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से 100% रिजल्ट जाए। पर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे फॉलो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने कल PYQs भी डाले हैं क्वांट्स के, उसे भी आप जाके देखिए। फिनेंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, आप फिनेंस की प्लेलिस्ट को भी अच्छे से कीजिए। और PYQs, रीजनिंग, क्वांट्स सारे हम डाल रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमने एक नई सीरीज़ चालू करी है जो कि है इंग्लिश की, उसे भी आप देखिए, क्योंकि आप इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, जब आपको 300 में से 200 नंबर का लिखना है तो आप सोचिए कि आपको कितने कंटेंट आपके पास अच्छे से होने चाहिए। आपकी कमांड करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए अगर आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। पर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सब, हमारी टीम आपके साथ है दोस्तों। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो सुना ही होगा। गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, वाटरवेज बनाती है, ताकि गुड्स का एक्सचेंज होता रहे, ताकि इकोनॉमी चलती रहे, लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचती रहे, ज़रूरतमंदों को अपनी नीड्स की चीज़ें मिलती जाए। किसी को कुछ चाहिए तो वो रोड का इस्तेमाल करके चले गया मार्केट, वहाँ से कुछ सामान ले आया। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने काफ़ी सुना है, बट यार ये क्या नया चीज़ आ गया, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ आ गई। सरकार ने सोचा, एक बहुत इनोवेटिव आइडिया लाया। उन्होंने कहा कि भाई, हमारी जो भी स्कीम्स है, हमारी जो भी स्कीम्स है वो लोगों तक अच्छे से पहुँचे, वो सारे जगह अच्छे से पहुँचे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वो ले रही है, वो सब तक इक्वली पहुँचे। उनकी जितनी भी स्कीम्स है, उसका बेनिफिट जो है वो एक से एक गरीब लोगों को भी पहुँचे, हर एक कोने में पहुँचे इस कंट्री के। तो बेसिक जो जिस्ट है दोस्तों वो इतना सा है। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों, डिजिटल। आपको सबका मतलब पहले समझ लेना चाहिए। डिजिटल क्या होगा, आपको जो भी चीज़ें हैं, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे बिना पेपर के सब कुछ डिलीवर कर पाएंगे, अपनी सर्विस दे पाएंगे, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना, यही सब।
तो इसका मतलब आप लिख लीजिए, इनेबल्स रिमोट पेपरलेस प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी। ठीक है। सेकंड, reducing cost and increase access, reducing cost and increase access। ठीक है। थर्ड, डिजिटल रेल रोड्स। ठीक है। तो डिजिटल का मतलब आपने समझ गया। देखो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स में मज़ा आना चाहिए। मेरा ये काम नहीं है कि भाई आपको मैं न्यूज़ बता के चले जाऊँ, आपको लिखना आना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप लिख नहीं पाओगे ना अच्छे से तो समझ लो 200 नंबर है, वो 300 में 200 नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा वेटेज है। आपको लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। पब्लिक, उसका मतलब भी सब देखते हैं आप। पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। किसके लिए? फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। अब लिखते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है, जो कि ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट लाएगा। एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ में आया? और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन लोग बना सकते हैं? आपकी गवर्नमेंट बना सकती है, कोई प्राइवेट प्लेयर बना दिया, या दोनों। पीपीपी पार्टनरशिप आपने सुना होगा, पीपीपी मॉडल, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये कौन बना सकता है? डीपीआई। डीपीआई समझ गया ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआई कैन बी प्राइवेट, पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट लेट। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोस्तों की पिलर्स। इसके की पिलर्स क्या है? की पिलर्स ऑफ डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के की पिलर्स क्या है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये दोस्तों है, ओपन प्लेटफॉर्म है। इसमें चीज़ें बहुत डिपेंडेंट है और चेंज भी हो सकती है, आप अपने आइडियाज़ को कन्वे आराम से कर सकते हो। इंट्रो, एक मिनट। एक्सटेंसिबल एंड स्केलेबल। ठीक है, ओपन है, चीज़ें आराम से चेंज हो सकती है। इंटरऑपरेबल, एक्सटेंसिबल है, स्केलेबल है। ठीक है, बहुत आराम से ये स्केल भी कर सकते हो, आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, छोटे से बड़ा कर सकते हो उसे, डिजिटल है ना। इंक्लूसिविटी अच्छी होती है इसकी। रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ये, रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क है।
इसमें डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, और एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल। कुछ भी प्रकार की ग्रीवेंसेस आई है, प्रॉब्लम्स आई, तो आप वो उसको एक सिस्टम में डाल के आप डाल सकते हो अपना। ठीक है, ये से की पिलर्स है दोस्तों। फिर ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन को और सस्टेनेबिलिटी को। इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें हर एक मिनिस्ट्रीज अलग अलग, रेलवेज की मिनिस्ट्री आ गई, पोर्ट्स की आ गई, शिप्स की आ गई, एजुकेशन मिनिस्टर्स आ गए, इकोनॉमिक्स वाले लोग आ गए, सब लोग एक साथ आके दोस्तों एक प्लेटफॉर्म में डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये पॉलिसी सही रहेगी कि नहीं, ये सही है क्या, इसको इम्प्लीमेंट कर दे क्या। सब लोग का, सबका साथ सबका विकास तो है ही, और साथ में आप सबके ओपिनियंस ले सकते हो, उसके थ्रू आप बढ़िया कोई भी इनिशिएटिव है सबके डिसीजंस के हिसाब से आप ले सकते हो। इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, की पिलर्स हो गए, अब लिख दो फाउंडेशनल एलिमेंट्स। ठीक है, फाउंडेशनल एलिमेंट्स में 3 लिख दो, 3 फाउंडेशनल सिस्टम्स। ठीक है, 3 फाउंडेशनल सिस्टम्स होते हैं इसमें। एक होता है आइडेंटिटी, कैसे, आधार के रूप में। दूसरा है आपका यूपीआई, दूसरा है आपका पेमेंट्स लिख देते हैं। पेमेंट्स कैसे होता है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स होता है। कैसे होता है वो, यूपीआई के थ्रू होता है। और आधार इनेबल्ड पेमेंट्स। तीसरा कैसे होगा दोस्तों, तीसरा क्या होगा, तीसरा डेटा एक्सचेंज। ठीक है, डिजी लॉकर आप जानते होंगे, डिजी लॉकर, उससे डेटा एक्सचेंज हो सकता है। एंड अकाउंट एग्रीगेटर। ठीक है, ये फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, इस पे ये डिपेंड करता है दोस्तों। एक होता है आइडेंटिटी आप आधार के थ्रू, पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, डेटा एक्सचेंज इसके थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इतनी ज़्यादा इसकी बातें ही कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीआई स्पेशली फॉर ग्लोबल साउथ, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है दोस्तों। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यह है इंक्लूजन। ठीक है, जितना भी पहले डिलेस होता था, टारगेट लोगों को चीज़ें पहुंच नहीं पाती थी, एक्सक्लूजन हो जाता था वुमेन्स का, मार्जिनलाइज्ड लोगों का, वो अब ख़त्म हो जाएगा इसके। तो डीपीआई हेल्प्स ओवरकम challenges of existing mechanism that suffer from delays.
leakages, and targeting errors often excluding women and other marginalized communities. ठीक है, इंक्लूजन आ गया, रेजिलियंस सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, एजाइल हो जाएगा, बैरियर्स कम हो जाएंगे, रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस, पब्लिक इमरजेंसीज जानते होंगे आप, कोविड थी अपनी, कोविड-19 डिज़ास्टर्स, ठीक है, क्या करते हैं, में इम्पेयर कन्वेंशनल मोड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। जब कोविड-19 आया था दोस्तों, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, रोड्स के थ्रू सब बंद हो गए थे, तो आप जो भी सर्विस थी सारी बंद हो गई थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कुछ भी इमरजेंसीज आए तो भी यहाँ पे चीज़ें सब चलेगी, ठीक है, सर्विस चीज़ें चलेंगी। तो जो DPI रहेगा, DPI helps overcome these barriers, ठीक है, by enabling uninterrupted remote assistance through, कैसे करेगा, डिजिटल नेटवर्क्स ऑपरेटिंग एट नेशनल स्केल्स, डिजिटल नेटवर्क्स ऑपरेटिंग एट नेशनल स्केल, ठीक है, ठीक है। फिर आ गया आपका सोवेरिनिटी, किसी का डोमिनेंस नहीं होगा, पहले सेंट्रलाइज डिसीजन होता था, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें लोग आपस में, सब स्टेट्स, सेंट्रल, सब लोग अपने अपने बढ़िया डिसीजंस लेंगे, ठीक है, चीज़ें काफ़ी ऑटोनॉमस होने लग जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और डिसीजन जो होंगे वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो DPI are open and interoperable, ठीक है, interoperable, which offers countries the autonomy and flexibility to plan, design and implement their digital system, ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक और लिख दो आप, इनोवेशन, काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है,
मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं इसमें, जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सब लोग एक साथ आके एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इकोसिस्टम बना सकते हैं। ठीक है। DPI allows multiple stakeholders। स्टेक होल्डर मतलब जो भी लोग रहते हैं जो यूज़ करते हैं उस सर्विस का, वो कोई भी हो सकता है, इधर योर CEO, योर मैनेजर्स, योर एम्प्लॉयज़, योर कस्टमर्स, ऑल आर पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है। स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी to collaborate and contribute to innovation, to innovation। ठीक है। फिर एक और लास्ट लिख दो इसके सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स। सोशियो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक आउटकम्स। ठीक है। DPI इंसेंटिवाइजेस एंटरप्रेन्योरशिप। DPI जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनको वो इंसेंटिवाइज करता है, इंसेंटिवाइजेस एंटरप्रेन्योरशिप, कंपटीशन बढ़ाता है। एडवांसेस कंपटीशन, कंपटीशन दोस्तों हेल्दी होता है, अच्छा होता है। कंपटीशन से आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। QUA, क्वालिटी ऑफ लाइफ improves and enhances business opportunity। ठीक है। साथ में ये इंडियाज DPI has transformed Indian economy bolstered प्रोडक्टिविटी, जो अच्छे से लिख देता हूँ उसको, bolstered मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है इसने, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्टेड इक्विटेबल ग्रोथ। ठीक है। अगर आपने इतना ही लिख दिया ना दोस्तों, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। इतना ही अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो। समझ में आ रहा है दोस्तों? सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? अब इंडिया का रोल देख लो कि DPI एट ग्लोबल लेवल इंडिया ने प्रमोट कैसे किया। इंडिया का रोल क्या था? इंडियाज रोल इन प्रमोटिंग DPI एट ग्लोबल लेवल। ठीक है। इंडिया का रोल क्या था, कैसे उसने किया? पहले तो देख लिया अपन ने, आइडेंटिटी सिस्टम। ठीक है। IIIT Bangalore launched the modular open source identity platform to help other countries to set up Aadhaar like system। सबसे पहली बात, IIIT बेंगलोर। ठीक है।
ट्रिपल आईटी बेंगलोर लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, आपको याद करने के लिए इजी पड़ेगा ये, MOSIP लॉन्च किया। MOSIP क्या है? MOSIP क्या है दोस्तों? मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर ने लॉन्च किया ये। इससे क्या हुआ, क्यों किया? हेल्प करना था, हेल्प टू हेल्प अदर कंट्रीज टू सेटअप आधार लाइक सिस्टम। आधार कैसा सिस्टम है? आइडेंटिटी वाला है। 3 फाउंडेशनल सिस्टम्स क्या है? आइडेंटिटी, पेमेंट्स, डेटा एक्सचेंज। तो कौन सा सिस्टम? आइडेंटिटी सिस्टम को सेटअप करने के लिए आधार लाइक सिस्टम्स। ठीक है, इससे क्या हुआ? मोर देन 10 कंट्रीज, मोर देन 10 कंट्रीज जो थी मोर देन 10 कंट्रीज जो थी, ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, ये आपको याद नहीं करना है। ये हैव इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट भी कर लिया। तो ये था अपना आइडेंटिटी सिस्टम। अब हो गया अपना पेमेंट लिंकेजेस। पेमेंट लिंकेजेस, एक मिनट, पेमेंट अपना लिंकेज हो गया। ठीक है, फिर इंडिया ने क्या किया? आपने जानते होंगे, अपने मोदी जी गए थे, तो यूपीआई सिस्टम सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस में तक जा चुका है। वहाँ भी अब यूपीआई एक्सेप्ट होने लग गया है। तो भाई लिख लो, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट्स विथ various nations to extend the reach of its UPI payment system, like Singapore, Malaysia, UAE, फ्रांस एक्सेट्रा। ठीक है, फिर अपने को मिली G20 में कॉन्सेंसस, एक मत, सब लोग ने एग्री किया, कॉन्सेंसस। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे। सब लोगों ने G20 कॉन्सेंसस दिया, किसमें? रिगार्डिंग प्रमोशन एंड एडॉप्शन ऑफ DPI फ्रेम वर्क। ठीक है, फिर ये कौन लिख लो, वन फ्यूचर अलायंस, वन फ्यूचर अलायंस। ठीक है, इंडिया ने ये प्रपोज किया, इंडिया प्रपोज्ड
वन फ्यूचर अलायंसेस फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी एंड प्रोवाइड टेक्निकल assistance and funding support for implementing DPI and funding support। भाई इंडिया ने क्या किया, प्रपोज किया कि भाई हम लोग जो भी लोअर और मिडिल क्लास कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम लोग ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे। फंडिंग सपोर्ट फॉर implementing DPI digital public infrastructure in LMIC। और LMIC का जो मतलब है दोस्तों वो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, इतना दोस्तों काफ़ी है इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका क्वेश्चन आप देख ही लोगे, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये आप अच्छे से कर लो। हमने पढ़ा DPI का मतलब क्या होता है, इसके की पिलर्स क्या है, इसके फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और इंडिया का रोल क्या है DPI प्रमोट करने में कहाँ, ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो पहली अपनी ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी। और अब हम चलते हैं इस साल की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ में, वो है ग्लोबल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आप लोगों ने दोस्तों ये सब बहुत न्यूज़ में चल रहा है अभी, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो डेट है, जो लोन है, उधारी है, वो बढ़ती ही जा रही है। अपनी इंडिया की भी अराउंड 80-83% के आसपास आ चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा उधारी बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं? श्रीलंका का आपने देखा होगा, श्रीलंका ने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एकदम बुरी तरह फेल हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन द सेंस उसके एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं रहे, इंपोर्ट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। लोन लेना चालू कर देती कंट्रीज़। होता क्या है, जब डेट बढ़ता है तो जो कंट्रीज़ होती है वो यूजुअली कहीं प्राइवेट जगह से लोन ले जाती है, जिसके कारण उन्हें इंटरेस्ट रिटर्न्स और ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो उनका डेट और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फंड्स बढ़ जाते हैं। प्राइवेट क्रेडिटर्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई रेट चार्ज करते हैं। उन लोग अपना डेट को मैनेज नहीं कर पाते, कब कितना कहाँ पे पैसा खर्च करना है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है। ऊपर से आप जानते हैं कि इन पे अभी एक नया क्लाइमेट चेंज का भी आ चुका है कि हमें इतना फंड्स क्लाइमेट चेंज की ओर पे जाना है, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने पर भी जाना है। इतना सब कुछ फैक्टर्स हो जाता है। फिर कभी कोविड पेंडेमिक हिट कर देता है, कभी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं यूक्रेन रशिया वॉर्स के कारण। इतना सब कुछ जब दोस्तों होता रहता है तो डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सफ़र करती है। आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। जब एक मिडिल क्लास का इंसान जो होता है वो हमेशा कर्जे में ही रहता है, अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए वो कर्जा ले लेता है, उसको क्या नहीं मिलता सरकार की तरफ से। कभी ये आता है तो वो तो गरीबों के लिए सरकार की यूजुअली स्कीम्स आती है। महंगाई बढ़ जाती है तो गरीब लोग को फिर भी कुछ खाने का मिल जाता है, चावल मिल जाता है। बट जो मिडिल क्लास होते हैं, अमीर तो अपना चलो महंगाई है कुछ भी है वो ले लेते हैं, बट मिडिल क्लास काफ़ी हिट हो जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी वही खेल है, उन लोग चाहते हैं डेवलप होना, लेकिन वैसा हो नहीं पाता उनके साथ। तो ओवरऑल आपने जिस्ट तो समझ लिया होगा। अब हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअल में न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ना श्रीलंका जो था वो सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा है और उसकी जो डेट है बढ़ती जा रही है। तो वैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ डेटा है यहाँ पे, एक डेटा है
30% of the global public debt is held by जो डेवलपिंग कंट्रीज। 30% टोटल पब्लिक डेट है ग्लोबल का, वो डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा हैंडल होता है। इन 30% में 70% जो डेट है, इन 30% का 70% वो है चाइना, हमारा प्यारा भारत और ब्राज़ील, इनके द्वारा है। समझ रहे हो? पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट है, इसमें से 30% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का है। इसका 70%, इस 30% का 70% जो है, मतलब इतना कुछ एरिया, ये है आपका चाइना, हमारा प्यारा भारत और ब्राज़ील, इनका। तो ये भाई कंसर्न का इशू तो है, ठीक है। फिर 60% इस टोटल पब्लिक डेट टू जीडीपी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज 2021 के अकॉर्डिंग का डेटा है, ठीक है। तो मतलब भाई डेट बढ़ता जा रहा है, ये दिक्कत की बात है। अब ग्रोइंग डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है दोस्तों, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफन इनकर डेट। वो क्यों डेट में आ जाते हैं? क्योंकि उनको भाई डेवलप करना है चीज़ों को, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, अपने रोड बनाने के लिए, पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको भाई उधार की ज़रूरत पड़ जाती है। ऑफर इनकर डेट्स टू फंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर projects such as roads, bridges and power plants to simulate economic growth, ठीक है, समझे। डेवलपिंग कंट्रीज को डेट लेना पड़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका रीजंस क्या है? रीजंस ऑफ ग्रोइंग डेट, क्या रीज़न हो सकते हैं भाई? फंड्स बहुत महंगे मिल रहे हैं उनको, हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, दे हैव टू पे मोर इंटरेस्ट देन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। आप
सिंपल से एग्जांपल इसमें ले सकते हैं एकदम, अगर आपको लग रहा है क्यों ऐसा होता है। बैंक के पास जब मैं जाता हूँ, मैंने भी आपको पढ़ाया है फाइनेंस में, बैंक ए है, एक ए इंसान है और ये बी इंसान है। इसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है। ये रिच है, एफ्लुएंट है, ये पुअर है। बैंक अगर इसे फंड देगी भी तो इससे इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करेगी बी से। इसको बड़े आसानी से बैंक दे देगी, इसको खुश रखना चाहेगी क्योंकि ये इसका बहुत अच्छा कस्टमर है, इसको ये खुश भी रखना चाहेगी। सेम डेवलप्ड, अब इसको आप कर लो, ये डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है, तो भाई इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। समझा? कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए दोस्तों इतने प्यार से ऐसे ही समझते हैं, और मेरा यही मोटो है भाई, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए ताकि आप कुछ लिख के तो आ जाओ एटलीस्ट। मोर रिसोर्सेस, टू पे इंटरेस्ट। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो अपने रिसोर्सेज भी यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। बोलते हैं ना, जैसे हमने अपना घर दार मकान बेच दिया अपने लोन को पटाने के लिए, खेत बेच दिया, ज़मीन बेच दी, क्या क्या बेच दिया। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वो यूजुअली अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका जीडीपी का कुछ पार्ट, बहुत ज़्यादा पार्ट उन लोग अपना डेट को ही पे करने में ले जाते हैं, यूज़ कर देते हैं। ठीक है, लिख दो, हाफ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज devote more than 1.5% of GDP and 6.9% of their government revenues to pay interest. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब तुम्हारा आ गया relying on private creditors, अक्सर लोग को जब लोन नहीं मिल पाता अच्छे बैंक से तो यूजुअली वो कहाँ जाते हैं, प्राइवेट क्रेडिटर के पास चले जाते हैं, ताकि उनको अपने क्रेडिट हिस्ट्री दिखाना ना पड़े, ये ना दिखाना पड़े भाई तुरंत लोन मिल जाए फटाक से, कोई भी विदाउट पेपर वर्क के उनको लोन मिल जाए, है ना। तो प्राइवेट क्रेडिटर्स लेकिन क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, फंड्स उनके और खर्च हो जाते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज यूजुअली रिलाई ऑन प्राइवेट क्रेडिटर्स। तो इसका शायद डिस्क्रिप्शन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो आप लिख सकते हैं, इशू इन डेट रीस्ट्रक्चरिंग, issue in debt restructure। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आउटसाइडर क्रेडिटर अवॉइड डेट restructuring of a country in crisis। डेट को वो ढंग से रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। ठीक है, फिर डेट मैनेजमेंट का पुअर रहता है, पुअर डेट मैनेजमेंट एंड लो गवर्नमेंट रेवेन्यूज। भाई तुम ढंग का डेट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से तुम्हारी जो गवर्नमेंट है टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है वो भी ढंग से नहीं कर पा रही, कम जनरेट कर रही है। इसके कारण तुम
कमा तो ज़्यादा रहे नहीं, होते उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गंवाने लग गए वो पैसा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है। और भी फैक्टर्स आप देख सकते हैं अभी, अदर फैक्टर्स, कोविड, सप्लाई चेन disruptions ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। फिर आप देख सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर तो होता ही रहता है। ये सब भी बहुत बड़े कंसर्न है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं तो सॉल्व कैसे करें। सबसे बड़ा रोल ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत बड़ा रोल है इसका। ये हेल्प करती है कंट्रीज़ को फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में, डेट को दूर करने में, इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने में। ठीक है, IMF इज हेल्पिंग कंट्रीज to address large financing needs to prevent debt crisis and hence help in restoring economic and financial stability। ठीक है, आ गया। फिर हो सकता है एक इनिशिएटिव है, heavily indebted poor countries। फिर IMF प्लस वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया 1996 में। इंश्योर करता है ये कोई भी पुअर कंट्री है उनका डेट बर्डन को मैनेज करने के लिए। इनिशिएटिव in 1996 to ensure that no poor country faces an unmanageable debt burden। ठीक है, और क्या कर सकते हो भाई, लिक्विडिटी दो। ठीक है, प्रोवाइड लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी दोगे तो डेवलपिंग नेशंस है वो ज़्यादा हाई इंटरेस्ट फिनेंसिंग को यूज़ नहीं करेंगे और वो की अनसस्टेनेबल वे भी नहीं होगा। फिर वो बढ़िया आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी और अपने क्राइसिस को आप मैनेज कर सकते हो आसानी से। फिर इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर लाओ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ये ले आओ। नाम ही कन्वे कर रहा है इसको, इसके नाम से आप देख पा रहे होंगे। इम्प्रूव द रियल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें लोग डेवलपिंग कंट्रीज जो रहेगी वो पार्टिसिपेट करेगी, रिफॉर्म्स आएंगे, IMF कोटास मिलेंगे इसमें।
IMF quotas to poor countries to manage their debt, ठीक है। ये सब है दोस्तों, ठीक है, ये सब है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दो बहुत अच्छे टॉपिक्स हमने आज कर लिए। अब तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। आपके डिस्क्रिप्टिव, ESI, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स सबकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, सबकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। हर मंथ के हम लोग ऐसे ही करेंगे, कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, हर मंथ का 3-4 पार्ट्स में हम लोग करेंगे इसको। जैसे इस बार नवंबर का है, दिसंबर आया, जनवरी, ऐसे करके 6 मंथ्स के हम यूजुअली कवर कर लेंगे, ताकि आप लोग का करंट अफेयर्स का जो डर है, लिखने का जो डर है, वो सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। लिख के इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप भी नोट्स बनाएं, रीडिंग नोट्स बनाएं। भाई एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट ये क्या होता है? ये क्या होता है? आप सुने होंगे, समझ लो $1 की जो वैल्यू है वो है 80 रुपीज़। $/रुपीज़ इक्वल्स टू 80/1। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। इसका मतलब होता है एक्सचेंज रेट, इसका मतलब होता है अपना एक्सचेंज रेट फ्रॉम US डॉलर्स टू रुपीज़, इंडियन रुपीज़। ये हो गया 80। मतलब जब आप इंडियन डॉलर, जब आप 80 रुपये दोगे तो आपको $1 मिल जाएगा, समझ गए? जब आप 80 रुपये दोगे तो आपको $1 मिल जाएगा। अब देखो, मैं एकदम बेसिक चीज़ें आपको पहले बताऊंगा, फिर हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। कुछ बहुत आपको समझना होगा इसमें, ठीक है? थोड़ा सा एकदम बेसिक सी चीज़ है। अगर एग्जाम्पल $1 है, वो है 1 रुपीज़ के बराबर हो जाता है इजी वे से, और $1 है वो हो गया आपका 80 रुपीज़ के बराबर है। दोनों में क्या होगा? एक्सपोर्ट्स में देखो, एक्सपोर्ट्स जो बाहरी कंट्री है उसे ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा इंडिया से सामान लेने में, ठीक है? ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा इंडिया से सामान लेने में, क्योंकि पहले वो जब वो 80 रुपये का कोई सामान खरीदता था वो $1 दे देता था। अब क्या होगा, $80 देगा तो ये 80 रुपये का सामान वो ले पाएगा। तो एक्सपोर्ट्स में थोड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि वो सोचेगा नहीं भाई इतना महंगा हो गया, उसके लिए वो महंगा हो गया है, तो इसलिए वो उतना यहाँ पे खर्च नहीं करेगा। इंपोर्ट्स में क्या होगा? अब मुझे $1 लेने में $1 लग रहा था। पहले मैं $1 का सामान 80 रुपये में ख़रीदता था, अब मैं सिर्फ $1 में ख़रीद ले रहा हूँ, तो भाई इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। दिक्कत क्या आएगी इसमें? एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, मतलब हम यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं भेज रहे लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट जब इंपोर्ट बड़ा हो जाता है एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट छोटा है, इंपोर्ट बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। समझे? इसको एकदम प्यार से समझाते हैं दोस्तों, इतना छोटी बेसिक से हम समझाते हैं यहाँ पे, एकदम बेसिक से समझाते हैं। अब यहाँ पे सीन ले लो, इसमें दोस्तों बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल पहले ही समझा दे रहा हूँ, फिर हम इस टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे, बट ये एग्जांपल आप पहले ही ले लो।
ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा भाई, 80 रुपये का सामान अब मुझे $1 में मिल जा रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। मतलब जितनी वैल्यू गिरेगी, जितनी वैल्यू हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होगी, कम होती जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, रुपीस की स्ट्रेंथ डॉलर के टर्म्स में कम हो रही है। मतलब $1 80, 85, 100 ऐसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू हमारे रिस्पेक्ट में बढ़ती जा रही है। तो मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे हमारे इसमें, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इंपोर्ट कराना भाई महंगा हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा पैसे लगेंगे हमें। तो एक्सपोर्ट जो हो जाएगा बढ़ जाएगा इंपोर्ट से। ठीक है, इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, इकॉनमी के लिए थोड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए यूजुअली हम लोग ट्राई करते हैं कि मेंटेन रहे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम हो जाए, बहुत कम भी आप नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू। एकदम एक मेंटेन्ड वे से चीज़ों को, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखें। समझ गए आप बेसिक एक्सचेंज रेट का मतलब? आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इस पढ़ते हैं भाई इसके बारे में अच्छे से। क्या हो रहा था, इंडियन रुपीज वैल्यूएशन अगेंस्ट करेंसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैज सर्ज्ड टू नियर टू हाई ऑन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस एंड एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। क्या हो रहा था, इंडिया की जो रुपीज़ का वैल्यूएशन था, इंडिया की जो करेंसी की वैल्यूएशन थी, वो बाकी उसके पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में अच्छी बढ़ते जा रही है। मतलब रुपी का डोमिनेंस थोड़ा बढ़ रहा है, रुपी की जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, ये मेन था। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों मेथड्स फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, मेथड्स फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नाम से समझ गए, नाम से ही समझ गए, वैल्यू एकदम फिक्स कर देती है, वैल्यू पहले ही फिक्स हो गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी जो रहती है इस पेग्ड या फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारी सेंट्रल बैंक बहुत इंटरवीन करती है, क्योंकि भाई फिक्स रेट को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सेंट्रल बैंक एक्टिवली इंटरवीन। ठीक है, तभी ये फिक्स होता है। फिर एक होता है अपना फ्लेक्सिबल, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, फ्लोटिंग भी होता है। ये होता है, इसको डिटरमाइन करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड और सप्लाई ऑफ द करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे। समझ लो दोस्तों, जो हीरा होता है उसकी डिमांड क्यों होती है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती है। सेम केस यहाँ भी होता है, कोई ऐसी करेंसी है उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो काफ़ी बढ़ गई है। जैसे हीरे की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, वैसे करेंसीज की अगर वैल्यू होती है उसकी डिमांड बहुत हो जाती है मार्केट में, तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, मेन मतलब यही था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे होता है? डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट।
ठीक है, क्या होता है ये, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक डजंट इंटरवीन, ये फ्लोटिंग है, डज नॉट इंटरवीन। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्सिबल। और एक होता है मैनेज्ड, ये होता है डिमांड सप्लाई प्लस ओकेशनल इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, पहले का जो एरा था दोस्तों, ये एरा वाइज डिपेंडेंट है, एरा वाइज डिपेंडेंट है टिल 1975 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थे। फिर ये जो हुआ फ्लेक्सिबल, आप जानते होंगे बीओपी क्राइसिस आई जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट का क्राइसिस आया, इंडिया की ऐसी स्थिति थी कि उसके पास 14 वीक्स तक का ही फंड था अपने जितने भी नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए। तो इंडिया को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, डिपेंडेंट हो गया था इंडिया बहुत ज़्यादा। उसने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 का जो रिफॉर्म्स था वो चालू किया। उसके बाद से ये सब जो चीज़ें थी ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हो गई, फ्लोटिंग हो गई। पहले फिक्स थी, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता था, अब फ्लोटिंग हो गई अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद से अपना फ्लोटिंग एरा चालू हो गया आफ्टर 1991। ठीक है, इतना था ये सब। अब इसमें आपको और दो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। एक हो गया अपना नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और एक हो गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इन दोनों में आपको स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है, बस डिफरेंस आप इतना समझ लो दोस्तों, नॉमिनल में इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं दिया जाता है और रियल में इन्फ्लेशन के साथ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। एक्सचेंज रेट आप जानते हैं, एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी की वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी होती है, वही एक्सचेंज रेट होती है। ठीक है, बस अब इसको एडवांस्ड भाषा में आपको पढ़ना है। इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ बाइलेटरल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ठीक है, और वेट रिफ्लेक्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच ट्रेडिंग पार्टनर। भाई आपके ट्रेड रिलेशंस एक कंट्री के साथ कैसे है उसके हिसाब से वेट डिसाइड किया जाता है, आप उस कंट्री से कितना ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका वेट डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, इट डज नॉट अकाउंट डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन को ये कंसिडर नहीं करता है। रियल में वो ओवरकम हो जाता है, रियल में हो जाता है वो ओवर। ठीक है, ये प्रोवाइड्स
more accurate reflection of currency purchasing power. Inflation is taken account. Inflation is taken account. It's taken in account. ठीक है, ठीक है दोस्तों, डिफरेंस समझ गए। अब इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, आराम से बहुत, यही बस चीज़ें हैं, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहला इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है, ओवर वैल्यूड करेंसी होती है, वो कंट्रीब्यूट करती है लो इन्फ्लेशन में, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट जो रहती है वो कम हो जाती है, या वाइस वर्सा। अब देखो, हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब वैल्यू बढ़ जाती है, जब $1 1 रुपीज़ हो जाती है, मतलब रुपी बड़ा है, रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया है, रुपी ओवर वैल्यू हो गई है, तो हम लोग इम्पोर्ट्स कर सकते हैं आराम से, काफ़ी सस्ते में हमें चीज़ें मिल जा रही है ना, इंपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि हमें चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, सस्ते में मिल जा रही है मतलब इन्फ्लेशन आप पे कम हो जाता है। समझ गए? आप समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, ओवर वैल्यूड करेंसी कैन contribute to lower inflation। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को लो कर देती है ताकि एक्सपोर्ट्स अच्छे हो जाए। करेंसी जब वीक होती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, मतलब वो खिलती रहती है। जैसे इंटरेस्ट रेट के साथ वो यहाँ भी करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली क्या करती है सेंट्रल बैंक, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, अब वो ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करे। मेन बस इसका पर्पस होता है इंटरेस्ट रेट को साथ खेल के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो सेंट्रल बैंक करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को कम करती है, strengthening currency by lowering interest rate। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी। करेंसी वीक के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्ड टू weakening currency by increasing interest rate। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? अब सब वैसे ही होगा दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ भाई इजी है,
स्ट्रॉन्ग करेंसी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्या होगा? डेफिसिट, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, वैसी ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड 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 पढ़ते हैं। ट्रेड ट्रेड में क्या होगा? ट्रेड में सेम है, स्ट्रॉन्ग करेंसी, सेम, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, डेफिसिट बढ़ जाएगा। सेम वही चीज़ है। फिर क्या होता है? कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो, कैपिटल फ्लो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग करेंसी है, एफडीआई इंक्रीज होंगे। क्यों? लोगों को भरोसा हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा ड्यू टू हायर रिटर्न्स। ठीक है, ठीक है। अब क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले एक चीज़ आप पढ़िए, फ्री कैपिटल फ्लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सोवेरियन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अगर इंडिया अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया, ठीक है, और कैपिटल फ्लो को फ्री कर दिया, ठीक है, कैपिटल फ्लो को फ्री कर दिया, इस पे खेला और इस पे खेला, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल बढ़ा तो सोवेरेनिटी कम हो गई, सोवेरेनिटी कम हो गई। ये हो नहीं पाएगा। इन दोनों को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये तो हो नहीं पाएगा, मतलब तीनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। पहला चैलेंज यही है, इनकंसिस्टेंट ट्रिनिटी। समझे? इसका मतलब भी देख ही लो, ये समझ गए पिरामिड, इसका मतलब भी देख ही लो। इट रेफर्स टू द आइडिया दैट एन economy cannot pursue independent monetary policy to maintain a fixed exchange rate। लिख देता हूँ, राइटिंग पे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, मेंटेन अ फिक्स एक्सचेंज रेट, और क्या होगा? एंड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल।
तीनों एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब सेकंड हम देखते हैं दोस्तों, सेकंड देखते हैं अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, अनप्रेडिक्टेबल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है, अब ये आप समझ पा रहे हैं, ट्रेड वॉर हो रहा है यूएस चाइना, यूक्रेन रशिया वॉर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ठीक है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो ही रही है, ये सब अनप्रेडिक्टेड चीज़ें हैं ना, अनप्रेडिक्टेबल जियो पॉलिटिकल टेंशन। फिर एक ले लो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स टू स्टेबलाइज और इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। इससे भी दिक्कत होती है, चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज ये फर्स्ट पार्ट था, हम टोटल ऐसी 9-10 पार्ट्स डिस्कस करेंगे पूरे मंथ की। ठीक है, पूरे मंथली, उसमें हम 3-4 वीडियोस में ये लेक्चर आपका आएगा पूरा। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है, 3-4 वीडियोस लगेंगी मुझे इसे कंप्लीट करने में। 4 घंटे का टॉपिक होगा ये, तो एक साथ 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको मैं इसलिए 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करके आपको पढ़ाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने में बहुत काम आएगा। इसको प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए, इस पर बहुत ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी प्रिपरेशन रखिए चालू, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ जाने से पहले एक बात आपसे वापस गुजारिश करना चाहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, ताकि आप इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, चलिए जल्द मिलते हैं आपसे।